क्योंकि जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसको अक्षरक्ष जो है 2020 से इम्प्लीमेंट किया है, तो उसके साथ साथ कई चीज़ें जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन जो है वो आ रहे हैं। कई प्रकार का जो परिवर्तन है हम देख रहे हैं और वो अवश्यंभी भी है। उसके लिए सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि हम किस तरह से फील्ड फंक्शनरीज की जो समस्याएं हैं, किस तरह से धरातल पर लोगों को, हमारे जो टीचर हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं, उसी संदर्भ में हम लोग जो भी इश्यूज हैं उनको आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डिमांड चार्टर पे आता हूं और डिमांड चार्टर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, बड़ा रिसेंट इश्यूज है और हम लोग बड़े लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि जो प्रमोशन लिस्ट है प्रिंसिपल की, वो सरकार बिना किसी देरी के जो है वो रिलीज करे, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो प्रमोशन लिस्ट है, हमारा पदोन्नति जो है प्रवक्ता वर्ग से नहीं हुई है। करीब करीब 2.5 साल होने जा रहे हैं। सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक जो प्रयास किए हैं वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरे हैं। हम लोग बार बार देख रहे हैं कि डीपीसी हो रही है, सरकार ने डीपीसी भी करवा दी है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी इसमें बिठाई गई थी, लेकिन अभी तक हमारे विद्यालय जो है वो खाली पड़े हैं। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो जो हमारे एट प्रेजेंट हमारे लेक्चरर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं विभिन्न विद्यालयों में, उससे हमारी जो उनका एकेडमिक अफेयर्स है विशेष तौर पर जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी एक पॉलिसीज अभी लाई है, क्लस्टर सिस्टम को उसका भी हमने स्वागत किया था, लेकिन हमारा कहना था कि अगर आपने क्लस्टर सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए आप एटलीस्ट जो विद्यालयों में प्रधानाचार्य की पद हैं उनको अविलंब भरा जाए। मैं कहना चाहूंगा कि अभी लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो 900 से अब जो पोस्ट हमारी प्रिंसिपल की वो खाली चली हुई है। अगर मैं चंबा की बात करूं तो चंबा 30% प्रिंसिपल अभी हमारे तक हैं, 70% पोस्ट यहाँ भी खाली है। तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो हमारे छात्रों के ऊपर भी पड़ रहा है, जो वर्किंग स्टाफ है उसके ऊपर भी पड़ रहा है। उसमें जब विद्यालय का एक बॉस ही नहीं होगा, उसका काम कोई और देख रहा है, क्योंकि कोई टीचर ही उस काम को देख रहा है, हमारे लेक्चरर जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसका भी काम अफेक्ट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये अविलंब सरकार जो है वो इस प्रमोशन लिस्ट को निकाले, और ताकि जो है हमारे दूसरा इसमें जो पहलू है वो इम्पोर्टेंट ये देखने में आ रहा है कि लोग हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं वो पिछले 25-26 सालों से बिना पदोन्नति के बैठे हुए, कोई पदोन्नति नहीं हुई है और कुछ वैसे ही रिटायर हो गए। अभी इसी दिसंबर में भी 3-4 लोग जो है वो लेक्चरर से हमारे रिटायर हो रहे हैं। हर महीने 8 से 10, 15, 20 लोगों की रिटायरमेंट जो है वो हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि एक प्रमोशनल एवेन्यू जो 25 से 26 सालों के बीच में हमें नहीं मिल रहा है, तो एक सोचने वाली बात है। और 2.5 वर्षों से लिस्ट का ना निकालना भी समझ से परे है। साथ ही साथ मैं ऐड करूंगा कि जो प्रमोशन कोटा है लेक्चरर्स का, अभी सरकार ने ये 50-50 किया हुआ है। 50% मुख्य अध्यापक से आते हैं जो हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक हैं, और 50% जो है वो लेक्चरर स्कूल कैडर से आता है। सरकार ने 2003 में एक पत्र निकाला था कि हम लोग जो भी प्रमोशन होगी वो कैडर की स्ट्रेंथ के हिसाब से होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के ध्यानार्थ लाना चाहता हूं कि एट प्रेजेंट हमारा जो कैडर है लेक्चरर्स का वो 18,000 से प्लस है, और जो हेडमास्टर है वो 800 है। और 800 और 18,000 के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें तो कोटा जो हो 50-50 का, जो कि बिल्कुल मतलब इररिलेवेंट है, और साथ में हमें एक हतोत्साहित करने वाला है, जिससे हमारे प्रवक्ता जो है 25-26 सालों तक जो है वो प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा चिंतनीय विषय है। तो हम चाहते हैं कैडर स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारा कोटा 50-50 की बजाय 95 और 5% बनता है। उस रेशो से हमें प्रमोशन कोटा जो हमारा बनना चाहिए। हमारी सरकार से इस इशू पर मांग रहेगी कि जब भी ये लिस्ट निकले, जब भी ये प्रमोशन लिस्ट निकले, तो बढ़े हुए कोटे के साथ जो है प्रमोशन लिस्ट निकले। अदरवाइज हमारे प्रवक्ता जो है 25-26 सालों से एक पोस्ट पर बैठे हैं। फीडिंग कैडर 2 ही है, हेडमास्टर और लेक्चरर्स सेम स्केल पे हैं, सेम स्टेटस पे हैं, तो कोटा 50-50 क्यों? ये एक चिंतनीय विषय है। सेकेंडली मैं बात करूंगा, सरकार ने, मैंने पहले ऐड किया कि जो जब से ये शिक्षा सचिव आए हैं, इन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बहुत ज्यादा एक अच्छे दिशा में ले जाने के लिए प्रयास किया। हम लोग बार बार इस चीज को अपने संगठनों के माध्यम से भी कह रहे हैं कि सेक्रेटरी महोदय ने विभिन्न जिलों में जाकर के लोगों को मोटिवेट करने के लिए
बहुत अमूलचूल एक बहुत सारा एक मतलब व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जो है हमारा क्लस्टर सिस्टम भी कामयाब हो और जो भी शिक्षा में जितने भी इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं उनको भी अच्छे से फील्ड पे मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे जैसे सीबीएसई सिस्टम में हिमाचल प्रदेश ने 100 स्कूलों को अभी सीबीएसई में जो है प्रोसेस जारी की है और 96 विद्यालयों को मान्यता भी सीबीएसई से मिल गई और उसमें जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा हम मीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि उसमें सेपरेट कैडर बनेगा। तो हमारी सरकार से एक विनती रहेगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से कि जो इसमें सेपरेट कैडर का प्रोविजन है, सेपरेट कैडर का प्रोविजन ना किया जाए। हम एक कैडर है और एक कैडर हमारा कैडर को डिवाइड ना किया जाए। हमारे लोगों में से ही वहां लोग बिना किसी सिलेक्शन प्रोसेस के जो लोग ऑलरेडी वर्किंग में हैं उन्हीं लोगों को हम कार्यरत रखा जाए। हम लोग लेक्चरर्स का सबसे लेक्चर एसोसिएशन का ये मानना है कि वहां जो लोग 25-26 सालों से, कोई 20 वर्षों से, कोई 15 वर्षों से पढ़ा रहा है, उनके लिए किसी सिलेक्शन प्रोसेस या किसी सिलेक्शन टेस्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार को हमारी काबिलियत के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सीबीएसई को भी हम लोग संभाल सकते हैं, सीबीएसई को हम लोग पूरी तरह से हैंडल करने के लिए तैयार हैं। सरकार सेपरेट कैडर ना बनाए, हमारे कैडर में डिवीजन ना करे, हमारी ये विशेष मांग रहेगी। और ना ही सिलेक्शन प्रोसेस को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जाए। जब लोग हमारे विद्यालयों में बैचवी बोर्ड में ना सक्सेसफुली हमारे लेक्चरर लोग जो है वो और अन्य अध्यापक साथी भी, चाहे वो टीजीटी है, चाहे सीएंडबी, चाहे जेबीटी है, सभी सक्सेसफुली काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार का रवैया जो है वो इस तरीके से ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस वाला नहीं रहना चाहिए जिससे लोग हतोत्साहित हो सकते हैं। हमें इस दिशा में थोड़ा जैसा सरकार के साथ हमारी ये रहेगी कि सरकार सीबीएसई को बनाए। अच्छी बात है, बोर्ड बदला, हम उसका भी स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इन चीजों के ऊपर सेपरेट कैडर ना बनाया जाए। सेकेंडली, उसके बाद मैं फिर से ऐड करना चाहूंगा माननीय शिक्षा सचिव को, जिन्होंने बहुत लंबे समय से हमारे सेकेंडरी एजुकेशन कोड में 12.9 में एक प्रोविजन था टीचर्स डायरी का, जो एक उन्होंने अपने भाषण में भी कहा, उन्होंने अपने वक्तव्य में ये चीजें कही पहले तो कि देखिए ये एक इरेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, एक फेक डॉक्यूमेंट है। हम उस वक्त में ना चले जाएं, एक ट्रेडिशनल पैटर्न में ना चले जाएं। आज शिक्षा जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है। आज हमारा जितना भी शिक्षा का स्ट्रक्चर है वो सारा डिजिटलाइज हो चुका है। तो आज हम लोग उस होमवर्क पे क्यों लगे रहे? हम उन्होंने इस चीज को माना। हमारी ये बहुत पहले की डिमांड थी। जब से सेकेंडरी एजुकेशन 2012 आया था तब से ये चीज इसमें जोड़ी गई थी और सभी लोगों को डायरी लिखने के लिए जो है वो कहा जाता था इसमें। तो एक एक्स्ट्रा बर्डन था टीचर्स के ऊपर, जिस चीज का कोई एक रेलेवेंस नहीं था, ना तो डायरी के हिसाब से किसी प्रकार की कोई चीज होती थी। लेकिन अब तो जमाना जो है वो बदल चुका है, आज हम लोग डिजिटल उसमें जी रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को माना है और उन्होंने कहा कि ये चीज जो है वो हम लोग इसको एजुकेशन कोड से डिलीट करते हैं और जो नई सिस्टम है हमारा यूडाइस का है, विद्या समीक्षा केंद्र का है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी बिल्कुल आ रही हैं। हर चीज की एंट्री हो रही है, हर चीज हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड जितना भी अप्रेजल है वो सारी की सारी एंटर हो रही है। तो हमें उस टीचर डायरी की क्या जरूरत रहेगी? जब हमारा सिलेबस सेक्शन वाइज, यूनिट वाइज और पीरियड वाइज डिवाइड है तो डायरी कहाँ के रेलेवेंट हो गई? तो उन्होंने इस चीज को समझा है। हम उनका विशेष तौर पर हम शिक्षा सचिव महोदय का धन्यवाद करते हैं। स्कूल प्रवक्ता संघ उनके इस सकारात्मक पहल के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा है और उनका इस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स के लिए जिस तरह से उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में करने की सोची हुई है तो वो हम उसका स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्टेप और हमारी ऐतिहासिक मांग को पूरा किया है। स्कूल प्रवक्ता संघ उनके लिए इस चीज का बहुत आभारी रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे अपने स्कूल लेक्चर्स में दो चीजें। बड़े दिनों से असमंजस का दौर चला हुआ है। मैं आपको कहना चाहूंगा 1986 ऑनवर्ड्स की मैं थोड़ा जैसा ब्रीफ हिस्ट्री में जाऊंगा। जब से ऑनसेट ऑफ दिस कैडर हुआ है 1986 +2-3 सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त क्या स्थिति आई कि लेक्चर्स इंट्रोड्यूस करेंगे इस प्रणाली को सक्सेस बनाने के लिए। लेक्चर्स नाम चला 2010 में, ना जाने किस साजिश के तहत, ना जाने किस कंस्पिरेसी के तहत हमारे कैडर को डिवाइड करने की कोशिश की गई। तो डिवाइड किया गया कैडर और 2010 में लेक्चर्स के साथ साथ उसको पीजीटी कर दिया गया। लेक्चर्स के साथ पीजीटी करने के लिए हम लोग, कोई बात नहीं, सारी चीजें थी, लेकिन एक ही कैडर में आधे लेक्चर आधे पीजीटी। इसके विरुद्ध भी लेक्चर एसोसिएशन ने आवाज बुलंद की। मैं बात करूंगा 23 नवंबर 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी ने
पालमपुर की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इस चीज को भी माना कि हम सभी को लेक्चर बना रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब नोटिफिकेशन आती है तो लेक्चरर के साथ लेक्चरर, आधे लेक्चर स्कूल न्यू, जो अपने आप में एक बड़ा बेतुका सा है, अभी भी वो चला हुआ है। जब नोटिफिकेशन आती है तो उसमें बिल्कुल फेरबदल है। तो हम चाहते थे कि वो भी एटलीस्ट सेम होता। आज तक वो चला हुआ और हमारा कैडर जो है वो 2 भागों में विभक्त करने की जो एक प्रयास है वो नहीं होना चाहिए। हमारी विशेष तौर पर सरकार से मांग रहेगी कि जो लेक्चर्स के 2 बने हुए नॉमेनक्लेचर जो है वो सेम होना चाहिए। जो नामकरण है प्रवक्ता वर्ग का, वो प्रवक्ता ही रहना चाहिए। क्यों न्यू, क्यों ओल्ड, इस तरह से क्यों किया जा रहा है? सरकार उस दिशा में जरूर काम करे और हमें ये प्रवक्ताओं के लिए, प्रवक्ता हित में, छात्र हित में ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। और अगर अध्यापकों में इस तरीके का एक नामकरण के लेकर के असंतोष है तो क्यों है? ये सारी चीजें जो है वो विचारणीय है। इस पे इसके बाद मैं बात करूंगा फाइनेंशियल बेनिफिट्स की। फाइनेंशियल बेनिफिट्स में सरकार ने काफी अच्छी कोशिश की दी है और कर भी रही है। लेकिन मैं बात करूंगा, अभी हमारा जो पिछला वेतन आयोग था, अभी तक उसके जो भुगतान है हमारे एरिया से छठे वेतन आयोग का हमें प्राप्त नहीं हुआ है। कर्मचारियों को सिर्फ एक किस्त जो है वो 50,000 की किस्त जो मिली है, उसके बाद जो है वो कोई भी हमें भुगतान नहीं हुए हैं। साथ ही साथ हमारा जो डीए है वो अभी पीछे किस्त 3% मिली हुई है, जबकि वो भी 4 बनती थी लेकिन 3 दी है। चलो एम्प्लॉयज मान गया, कोई बात नहीं, 3, चलो फाइनेंशियल क्रंच होगा गवर्नमेंट के पास, इस तरीके की स्थिति होगी। लेकिन जो और डीए है हमारा पेंडेंसी में पड़ा हुआ, डीए एरियर, उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। वित्तीय प्रावधानों के प्रति सरकार का भी जो रुझान है वो एम्प्लॉयज के प्रति बिल्कुल बेरुखी वाला है। हम सरकार से मांग करते हैं। और इसके साथ साथ जो एसीपी है, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम होती है, 4, 9, 14, 8, 16, 24, 32 होती थी, लोग ऑप्ट करते थे। नए पे स्केल के बाद वो सब सारी चीजें जो है वो लुप्त हो गई। वो चीजें भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। जो लोग अभी 10-10 साल कईयों को रेगुलर हो गए, कई वैसे उनको एसीपी वगैरह कुछ नहीं मिली हुई है। हम चाहते हैं कि जब प्रमोशनल एवेन्यू नहीं है तो एसीपी तो मिलनी चाहिए। और अलाउंसेस आज भी हम उन्हीं को, वही सीए जो है 200 रुपए, वही हाउस रेंट जो है चारे जो है वही 400, 450, 600, 650 इस रेंज में हमें मिल रहा है हमारे सभी कर्मचारियों को। तो भी अपने आप में एक थोड़ा सा चिंतनीय, जब हम पंजाब पैटर्न को फॉलो करते हैं तो क्यों ना वो भी रिवाइज किया जाए। जब आपने पे स्केल रिवाइज किया तो ये चीजें भी हमारी रिवाइज होनी चाहिए।